हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन पांडा। आपका डेयर बायोलॉजी में स्वागत है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या थे। आज हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग स्पीशीज होती है। हमारे पास स्पीशीज थी, हमने देखा था कि मैंगो की हमारे पास 1000 स्पीशीज थी, प्लांट के हमारे पास जनरली 50,000 स्पीशीज है। ये अलग अलग स्पीशीज जो है उनमें जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और कैसे वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें पढ़ना है इन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में इनका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एक कम्युनिटी लेंगे। स्टार्टिंग में हमें लेनी है कम्युनिटी। ओके, हमने कम्युनिटी ले ली। जैसे हम स्टेबल कम्युनिटी लेंगे। किसी भी कम्युनिटी का हम स्टेबल कब कहेंगे ये समझ लीजिए। देखिए, हमारे पास एक कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में हम जनरली पहले क्या करेंगे, मेजर करेंगे उसका बायोमास। क्या करना है, उसका बायोमास मेजर करना है। अगर हम उसका बायोमास मेजर कर लेंगे, समझिए उसका बायोमास 1 लाख जूल्स है। कितना है? 1 लाख जूल्स है। ओके, तो वो जो 1 लाख जूल्स बायोमास है उसका, अगर हम फिर से कुछ पीरियड के बाद उसका बायोमास मेजर करेंगे तो समझिए 1 लाख जूल्स ही उसका बायोमास आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, तो जनरली उसे क्या कहेंगे, हम स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेबल कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि उसका बायोमास सेम आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहेंगे हम जनरली? बायोमास ऑफ अ स्पीशीज और कम्युनिटी remains same over a period of time या आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। और की जगह आप आफ्टर भी ले सकते हैं। मतलब कुछ पीरियड के बाद हम उसका बायोमास गिनेंगे तो बायोमास सेम रह रहा है, तो हम जनरली इसे क्या कहेंगे कि उस कम्युनिटी, जो कम्युनिटी हम ले रहे हैं उसका जो बायोमास गिन रहे हैं वो कम्युनिटी क्या है? स्टेबल कम्युनिटी। ओके, तो स्टेबल कम्युनिटी को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? जनरली स्टेबल कम्युनिटी को के आगे बहुत सारे मतलब कठिनाई होती है। जनरली उसे क्या कहेंगे हम? हार्श कंडीशन होती है, अलग अलग हार्श कंडीशन होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, उसके ऊपर कुछ इन्वेजिव स्पेसीज जो होती है वो क्या करती है? अटैक करती है। अगर इस कम्युनिटी को स्टेबल रहना है या मतलब सस्टेन करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? ये इन्वेजिव स्पेसीज के अगेंस्ट सर्वाइव करना पड़ेगा। ओके, और अगर ये इन्वेजिव स्पेसीज जो है उनके अगर सर्वाइव करते हैं कोई कम्युनिटी, तो जनरली वो कम्युनिटी क्या रहेगी? स्टेबल कम्युनिटी रहेगी। मतलब उसके ऊपर कोई हार्म नहीं होगा। ओके, उसे हार्श कंडीशन से लड़ना है, उसके साथ इन्वेजिव स्पीशीज के साथ साथ लड़ना है। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे डेविड टिलमन कोई भी कह सकते हो। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल रहने के लिए। क्या करते हैं? for a stability of community of a ecological community का मतलब है। ओके, इकोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के लिए कौन हेल्प करता है? हेल्प्स स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, तो कोई स्पेसीज मतलब कोई इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी है हमारे पास जो कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, उसे अगर सर्वाइव करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? उसके सस्टेनेंस के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसका स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब उन डाइवर्सिटी में से कोई एक स्पीशीज अगर एक्सट्रीम पे हो जाती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा है। समझिए हमारे पास मैंगोस की 1000 वैरायटी है, तो उन 1000 वैरायटी में से कोई स्पीशीज एक्सटेंड हो जाती है या कोई स्पीशीज नहीं रहती है हमारे पास, तो भी हमारे पास 999 कितनी इतनी सारी स्पीशीज है। मतलब
क्या फर्क पड़ेगा ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी, वो हेल्प करती है किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल रहने में। ये इंपॉर्टेंट पता लगा लिया हमने। तो देखिए, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, जो बायोमास जो है, बायोमास में जो वेरिएशन होता है वो लेस होगा। क्या होगा? बायोमास प्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है, वो क्या होगा? कम होगा। ओके, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये ऊपर ये नीचे, ये मतलब कम, ये मतलब ज्यादा। ओके, तो किसी भी स्पेसीज डाइवर्सिटी अगर ज्यादा होगी तो स्पेसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से वो जो बायोमास प्रोडक्शन होगा उसमें वेरिएशन कम होगा, मतलब चेंजेस नहीं आएंगे ज्यादा। सॉरी, बायोमास में जो चेंजेस होता है वो कम आएगा। ओके, तो इससे जनरली जो चेंजेस कम आते हैं किसकी वजह से? स्पेसीज डाइवर्सिटी की वजह से। इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। ओके, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस मतलब हमने क्या किसी का प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, अगर हम किसी भी स्पीसीज की जो बायोमास प्रोडक्शन की है, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो उसका जो बायोमास प्रोडक्शन होगा उसमें वेरिएशन कब होगा, मतलब जो यहाँ पर देखा हमने बायोमास प्रोडक्शन में पहले कि जो कुछ पीरियड के बाद हमने क्या किया, उसका बायोमास देखा, मेजर किया, तो वो क्या था? सेम था, इसलिए हमने स्टेबल कम्युनिटी कहा था। मतलब ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है तो बायोमास प्रोडक्शन में ज्यादा डिफरेंस आएगा, अगर ज्यादा है तो बायोमास प्रोडक्शन में कम डिफरेंस आएगा। इसे हम क्या करेंगे जनरली? प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। ओके, तो प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस हमने देख लिया क्या है। आगे हम ये जो पढ़ना है वो है कि रिवेट या रायवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंट है रायवेट पॉपर हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस है इसमें जनरली बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इनमें से एक तो क्वेश्चन हर साल फिक्स है लगभग। तो क्या कहेंगे हम? रायवेट या रिवेट, आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं वो। ओके, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ओके, तो ये जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है ये क्या है? एक पॉल एरलिच नाम के साइंटिस्ट थे, पॉल एरलिच नाम के साइंटिस्ट थे। ये स्टैनफोर्ड से थे, स्टैनफोर्ड ऐसे थे ये थे। इन्होंने क्या किया? ये कहानी बताई। देखिए, मैं को वो कहानी आपको सुना तो आपको ये जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके पहले ये समझिए कि रिवेट क्या है? एक बर्ड है, रिवेट एक बर्ड है। पॉपर, ये जनरली पॉपर किसे कहते हैं? किसी भी चीज को चुराना, इसे हम पॉपर कहते हैं। ओके, अगर कोई आदमी किसी चीज को चुरा रहा है तो चुराने के लिए, मतलब वो जो चुरा रहा है उसे क्या कहेंगे? हम पॉपर कहेंगे। ओके, तो रिवेट आपको पता है, पॉपर आपको पता है, तो हाइपोथेसिस ये क्या है ये समझिए। उन्होंने क्या किया? पॉल एरलिच है वो साइंटिस्ट ने क्या किया? ये जो हमारे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को कंपेयर किया एक एरोप्लेन के तौर पर। किसके तौर पर? एक एरोप्लेन, समझिए एक एरोप्लेन है हमारे पास, वो एक इकोसिस्टम है। और ये जो इकोसिस्टम है वो एरोप्लेन जो बना है वो किससे बना है? रिवेट बर्ड से बना है। किससे? रिवेट बर्ड से। मतलब ऐसा एरोप्लेन एज्यूम कीजिए जो कि बर्ड से बना हो। किससे बना हो? बर्ड से बना हो। ओके, तो ये जो रिवेट, ये जो बर्ड्स है उनसे क्या बना है? एक एरोप्लेन बना है। ओके, तो आगे समझेंगे कि एक प्लेन है जो रिवेट से बना है। तो आगे क्या होता है? अगर कुछ पैसेंजर उस प्लेन में जा रहे हैं, मतलब जो उन पैसेंजर में से किसने सोचा, समझे तो कि हर एक ने सोचा कि यह एक रिवेट जो बर्ड है वो उठाकर ले जाएगा, मतलब क्या करेगा? वो चुरा कर ले जाएगा, पॉपर करेगा उसका। ओके, तो हर एक ने सोचा कि एक रिवेट जो बर्ड है वो लेके जाएगा। तो इससे क्या होगा? ये जो इकोसिस्टम है, समझिए इन्होंने कंपेयर किया, एक प्लेन है, एरोप्लेन
मतलब एक इकोसिस्टम। ओके, ये रिवेट है, ये क्या है, इकोसिस्टम के जो स्पीसीज है वो है। ओके, इकोसिस्टम के स्पीसीज है, ये एक प्लेन बना। ओके, हमारे पास समझिए एक प्लेन है हमारे पास जो कि रिवेट बर्ड से बना है, रिवेट बर्ड से एक प्लेन बना है। ओके, एरोप्लेन बना है, और इसमें से अगर ये बर्ड है, एक बर्ड है, दूसरा बर्ड है, तीसरा बर्ड है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स है, हाँ, उनसे एक एरोप्लेन बना है। वो एरोप्लेन में जो पैसेंजर्स है उनने सोचा कि वो क्या करेंगे, इस स्पीसीज को, इस बर्ड को निकाल के अपने साथ लेके जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, वो जो रिवेट बर्ड है वो उनमें से एक रिवेट बर्ड को लेके जाएंगे। उससे क्या होगा, ये रिवेट बर्ड मतलब किससे, रिवेट बर्ड से क्या बना है, एरोप्लेन बना है। ओके, तो एरोप्लेन से क्या एक बर्ड निकल जाता है तो क्या होगा, उस एरोप्लेन को हार्म होगा, ऑब्वियसली उसको हार्म होगा। ओके, पर ज्यादा हार्म नहीं होगा। अगर समझिए उस आदमी ने, उस पैसेंजर ने क्या किया, अगर इंपॉर्टेंट जगह का रिवेट बर्ड निकाले, मतलब इंपॉर्टेंट बर्ड, इकोसिस्टम का कोई इंपॉर्टेंट एनिमल, देखिए समझिए लायन एक इंपॉर्टेंट एनिमल है इकोसिस्टम में। अगर उस पैसेंजर ने किसी भी आदमी ने या ह्यूमंस ने क्या किया, उस लायन स्पीसीज को निकाल दिया इकोसिस्टम में से, तो इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगी बराबर, क्योंकि इकोसिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या लाइन्स नहीं है। अगर समझिए हमने जैसे पहले बर्ड देखा था, रिवेट बर्ड, उसमें क्या किया था, हमने एक कहीं का भी एक रिवेट बर्ड निकाल दिया था, मतलब क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए हमने इंसेक्ट या कुछ ऐसे बर्ड निकाल दिया इकोसिस्टम में से, कुछ भी कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए। ओके, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा हार्म नहीं होगा। अगर समझिए हमने एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, बर्ड के जैसे एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, तो पंख, उनमें से एक पंख हमने निकाल लिया, एक बर्ड हमने निकाल लिया, उससे क्या होगा, एरोप्लेन को ज़्यादा हार्म होगा। वैसे ही हमने कंपेयर क्या किया, इकोसिस्टम में से लाइन को निकाला। ओके, तो पॉल एरलिच का कहना था कि अगर हम इकोसिस्टम में से कोई भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज निकाल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज निकालने की वजह से वो स्पीसीज क्रैश हो जाएगी, मतलब वो इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगी, वो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मतलब अच्छे से इकोसिस्टम नहीं चलेगी। इकोसिस्टम अच्छे से नहीं चलेगी मतलब फूड साइकिल अच्छे से नहीं चलेगी, फूड वेब अच्छे से नहीं चलेगी। ओके, फूड वेब अच्छे से नहीं चलेगी, मतलब ये सब अच्छे से नहीं चलेगा, मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल, उसके साथ साथ ये सब मिलाकर क्या है हमारे पास, इकोसिस्टम है। ओके, ये सब किस में आते हैं, इकोसिस्टम में। तो ये अच्छे से नहीं चलेगा तो इकोसिस्टम अच्छे से नहीं चलेंगे, उसकी वजह से उनका पॉल एरलिच साइंटिस्ट का कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, जितनी डाइवर्सिटी है उनको क्या करना पड़ेगा, संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर हम संभाल कर नहीं रखेंगे, उनमें से कोई स्पीसीज हम निकाल देंगे, जैसे कि हमने रिवेट बर्ड्स निकाल दिया था प्लेन में से, तो उससे क्या होता, हार्म हुआ था, मतलब कोई इंपॉर्टेंट हमने स्पीसीज निकाल दी, उससे ज़्यादा हार्म होगा, और कम इंपॉर्टेंट निकाल दी, उससे कम हार्म होगा, पर हार्म होगा। उसकी वजह से हमें क्या करना है, ये जो इकोसिस्टम है उसके सभी स्पीसीज को, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको अच्छे से जिंदा रखना है। ओके, तो यही पॉल एरलिच साइंटिस्ट का कहना है। समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।